हाय मेरे जेकेटियन, वेलकम टू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। आपकी नेशनल इनकम की आज लास्ट क्लास है और थ्योरेटिकल क्लास है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एवरी ईयर बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है। वो क्या है थोड़ी देर में आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये नेशनल इनकम की वीडियोस नहीं देखी है, लेक्चर नहीं देखे यार, प्लीज़ सीरीज में ऑर्डर में देख लो क्योंकि 10 नंबर का चैप्टर और कोई मजाक नहीं है। प्लीज़ एक सिंसियर रिक्वेस्ट है ये आपसे। चलिए तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यार देखो, बस बहुत ही छोटे से एग्जांपल के साथ स्टार्ट करूंगा। कई बार हम ऐसा होता है ना यार, घर पे कोई हमारे कोई कज़न आता है, किसी रिलेटिव का कोई छोटा बच्चा आता है, ठीक है जी, तो हम उसको चॉकलेट देते हैं भैया खुशी खुशी में कि भैया भैया की इज्जत करेगा या दीदी की इज्जत करेगा, ठीक है जी, कहना मानेगा, पेरेंट्स को जाके बोलेगा भैया भैया ने चॉकलेट दी मुझे, दीदी ने मुझे चॉकलेट दी, एक्सेट्रा। तो हम उसको एक चॉकलेट देते हैं, वो जिद्दी निकलता है, वो कहता है नहीं मुझे तो दो चाहिए, नहीं एक से रोने लग जाता है। अच्छा, रोने लग जाता है, खोल देता चॉकलेट, नहीं मेरे को दो चाहिए दो चाहिए। अच्छा, आप लोग भी तेज हो बड़े, आप लोग क्या करते हो, उस चॉकलेट को ब्रेक कर देते हो बीच में से, टू इक्वल हाफ में, और बोलते हो ये देख बच्चे दो हो गए, वो भी खुश हो गया। बच्चे भगवान का रूप है, भोले हैं। आप अब जैसे जैसे उसके साथ आपने गेम खेली, उसको क्या पता बेचारे को, है आप लोग बिग बॉस खेल गए उसके साथ, उसको पता ही नहीं चला बेचारे को। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, इन एक्चुअल हमें लगता तो कि हमारी कमाई ज़्यादा हुई है, बट पीछे से कोई और ही गेम निकलती है भैया। सेम हमारी नेशनल इनकम के साथ भी होता है। अभी हमने देखा, हमने नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करी है, तो हमने देखा कि यार नेशनल इनकम अगर बढ़ती है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या वो रियल फैक्टर्स की वजह से बढ़ रही है? मैंने टाइम एंड अगेन इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू, नेशनल इनकम के चैप्टर के थ्रू आपको ये बोला है कि भैया नेशनल इनकम इज ऑल अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, ऑफ द इकोनॉमी। कितनी प्रोडक्टिव है, कितने अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रही है। तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम जो है वो इंडिकेटर हुआ हमारी प्रोडक्टिविटी का। तो अगर उस प्रोडक्टिविटी, अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है लेकिन उसके पीछे जो रीजन है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं है, वो कोई और ही रीजन है, तो क्या एक्चुअल में हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है? बस यही क्वेश्चन जो है हमने आंसर करना है आज के लेक्चर में। तो इससे हमारे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। भैया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, प्राइसेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इस सब पे हमने नेशनल इनकम निकालना सीखा है। एंड हमने ये देखा है कि एक वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, तो उसमें जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें एक टर्म आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसमें आती थी सेल्स, जिसमें आता है क्वांटिटी इनटू प्राइसेस। तो प्राइसेस की गेम है बेसिकली, कितनी प्रोडक्शन हो रही है उससे नेशनल इनकम निकल के आ रहा है। अब ये प्राइसेस कौन से, अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। चलो वही बच्चे वाला एग्जांपल हो गया कि अगर सपोज करो ये ईयर है 2022, इसमें प्राइसेस थे जैसे सपोज करो 10, और हमने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करी उस ईयर में वो थी सपोज करो 10। तो अगर मैं मान लूँ और सारी चीज़ें सब सब हटा दूँ और सिर्फ ये मान लूँ कि ये मेरी नेशनल इनकम है, तो 100 रुपये मेरी उस ईयर में नेशनल इनकम रही हो। और यही अगर मैं 2023 की बात करूं तो प्राइसेस हो गए सपोज करो 15, क्वांटिटी होगी सपोज करो कितनी माने 9 मान लेते हैं, तो आपकी जो नेशनल इनकम आएगी वो कितनी आएगी आपकी 135। कितनी आएगी 135। तो 100 और 135, अगर मैं सिर्फ नेशनल इनकम को कंपेयर करूं यहां पर, तो मुझे तो ये लगेगा ना यार मेरी तरक्की हुई है, मेरी नेशनल इनकम बढ़ गई कंट्री की। बट मैं अगर इसके रियल रीजन पे जाऊं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई टेक्निकली तो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड गिरी है इस बारी, जितनी मैंने बनाई है, जितनी बनाकर बेची है वो गिरी है। एक्चुअली में जो नेशनल इनकम बढ़ा है वो प्राइस बढ़ने से बढ़ा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो टेक्निकली मेरी जो नेशनल इनकम में इंक्रीज दिखा रहा है वो टेक्निकली इंक्रीज है ही नहीं, बल्कि मेरी प्रोडक्टिविटी और गिर गई है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो बस इसी टॉपिक में आपका क्लियर हो जाएगा जब आप नॉमिनल और रियल जीडीपी पढ़ेंगे, या नॉमिनल इनकम या रियल इनकम आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम नेशनल इनकम करंट ईयर प्राइस पे निकालते हैं, जो उस वक्त मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं, उसको आप बोलते हो नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या बोलते हो आप उसको? नॉमिनल नेशनल इनकम। वो नॉमिनल है नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो ठीक निकली है। इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, दैट इज प्राइसेस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर, वी गेट नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस। ऑब्वियस सी बात है। करंट प्राइसेस रेफर टू प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द ईयर इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर
प्रोड्यूस। करंट प्राइसेस क्या होते हैं? जो उस पर्टिकुलर ईयर में प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है? नॉमिनल नेशनल इनकम, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमें कभी भी ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। अभी हमने देख ली, जब हम पर्टिकुलर ईयर के प्राइसेस पे देख रहे हैं तो नहीं निकलेगा। एज द इंक्रीज इन इनकम मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एंड नॉट इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। आपके सामने एग्जाम्पल है। तो नॉमिनल नेशनल इनकम ठीक निकालते हैं, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब कुछ सही करते हैं, फॉर्मूला सही लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो ट्रू पिक्चर क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि क्या पता इंक्रीज इन नेशनल इनकम प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हुआ हो, नॉट इन क्वांटिटी। और एक्चुअली में हम अपनी इनकम बढ़ी हुई तब मानेंगे जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, विच मीन जब हमारी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बढ़ेगी। तो इसी के लिए हम नेशनल इनकम एक और मेथड से निकालते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कि एक पर्टिकुलर ईयर को फिक्स रख दिया और हर ईयर जब अगले साल, उसके अगले साल या उसके अगले साल जब नेशनल इनकम निकालेगी तो उसी पर्टिकुलर ईयर जिसको हमने कांस्टेंट माना हुआ है उसके बेसिस पे निकालेंगे, जिसको आप बेस ईयर बोलते हैं। तो इफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट फिक्स प्राइसेस, दैट इज प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। अब बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर एक ऐसा ईयर हमने फिक्स किया होता है जिसके बेस पे आप आगे के सब्सीक्वेंट ईयर्स की नेशनल इनकम आप डिराइव करते हो। वी गेट इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। इसको क्या बोलते हैं? इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइसेस क्या होते हैं? प्राइसेस इन दी बेस ईयर, जो उस ईयर में रहे होंगे जिसको हमने बेस ईयर माना हुआ है। ठीक है जी। अब बेस ईयर इज केयरफुली चूजन, उसको ढंग से चूज करना पड़ता है जिसमें ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन ना हुए और आपको लगता हो यार ये बेस्ट ईयर है, इसमें जितने भी आपके एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो सबसे कम इस ईयर में हुई हैं। इट इज़ कॉल्ड रियल नेशनल इनकम। ये रियल पिक्चर दिखा रहा है, ये ट्रू पिक्चर दिखाता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की। विच मीन्स अगर इस पर्टिकुलर मेथड में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हमने 2023 की नेशनल इनकम इस बेसिस पे निकाली होती, प्राइसेस हमने लिए होते ये वाले और क्वांटिटी हमने ली होती इस ईयर की, तब जाकर हमारी ट्रू पिक्चर दिखती कि भैया हम तो गिरे हैं, बड़े कहाँ हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। कभी मत भूलना, रियल है, ट्रू पिक्चर दिखा रहा है। अब बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया क्या माना जाता है? 2011-12। 2011-12 को बेस ईयर लिया जाता है इंडिया में। अब बात आती है हम कन्वर्ट कैसे करेंगे नॉमिनल को रियल में। ठीक है, हम तो नॉमिनल निकाल रहे हैं, जितने भी हम पीछे मेथड पढ़ के आए हैं उन सब में नॉमिनल निकालते हैं, तो उसको रियल में कैसे कन्वर्ट करें? तो भैया नॉमिनल रियल में सिर्फ फर्क किसका है? प्राइस चेंज का। तो उसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल कंसेप्ट नोन एज प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। ठीक है, या फिर 100 भी हटा दो, P1 अपॉन P0 भी बोल सकते हो। प्राइस इंडेक्स इज द इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ये चेंज इन प्राइस लेवल आपको बताता है। नॉमिनल इनकम क्या होता है? करंट ईयर प्राइस P1 इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। रियल इनकम क्या होता है? बेस ईयर प्राइस P0 बोलते हैं हम उसको, इंटू करंट ईयर क्वांटिटी विच इज Q1। और अगर हमें रियल इनकम निकालनी है नॉमिनल से, तो हम नॉमिनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं प्राइस इंडेक्स से, फिर इंटू 100 कर देते हैं। अगर देखो आपके सामने है, सिंपल है। नॉमिनल इनकम क्या होती है? P1 इंटू Q1, और हमने प्राइस इंडेक्स से डिवाइड जो होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, और यहाँ पर भी इंटू 100। तो ये कट गया आपस में, P1 कट गया, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? P0 इंटू Q1। तो रियल इनकम ही मिल गया हमें, P0 इंटू Q1। तो ये हम ऐसे करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है आपको? नॉमिनल इनकम दिया होगा, प्राइस इंडेक्स दिया होगा, रियल इनकम निकालो, या रियल दिया होगा, प्राइस इंडेक्स दिया होगा, नॉमिनल इनकम निकालो, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके और 100 डिवाइड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत ईजी केस है, तो इसके प्रैक्टिकल चांसेस कम ही होते हैं आने के, आ भी गया तो एक नंबर। अब आते हैं डिफरेंस पढ़ते हैं हम हमारी रियल में और नॉमिनल में। दैट मीन्स नेशनल इनकम एट करंट प्राइस प्लस नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये हमारी नॉमिनल इनकम हो गई और ये हमारी रियल हो गई। सबसे पहले तो मीनिंग आपने पता ही है, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू करो करंट ईयर प्राइसेस पे जो उस पर्टिकुलर ईयर में प्रिवेल कर रहे हैं, और जब आप फिक्स्ड मतलब बेस ईयर प्राइसेस के बेसिस पे निकालोगे वैल्यू, तो वो कांस्टेंट प्राइसेस हो जाएगा। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये अच्छा टूल नहीं माना जाता, ये गुड टूल माना जाता है। कॉज ऑफ चेंज, भैया कॉज ऑफ चेंज क्या हो सकता है? या तो क्वांटिटी या तो प्राइस, दोनों की वजह से अफेक्ट होता है, तो इससे हमें ट्रू पिक्चर कभी नहीं मिलेगी।
इससे हमें ट्रू पिक्चर मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस तो दोनों ईयर के सेम है ना, तो कंपैरिजन में ये ज़्यादा हेल्प होता है। देखो कंपैरिजन ही दे दिया, मेरी बातें सुन लेता है वो। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कंपेयरिंग नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर, इट इज़ सूटेबल। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, ऑल्टरनेटिव नेम नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम। तो कई बारी क्वेश्चन में सीधा आ जाता है डिफरेंशिएट करो। और एक बात याद रखना, 12th में जितने भी आप डिफरेंशिएशन वाले याद करोगे ये क्वेश्चंस, तो इनके बेसिस के साथ याद करना, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन जो है स्पेसिफिक बेसिस के साथ आ जाता है कि भैया कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएट करो एक्सेट्रा। ठीक है, अब सबसे पहले ये एडू कैप्टन का जो भी टाइम टेबल है जल्दी से आपके सामने यार प्लीज़ डाउनलोड कर दो। अभी तक आपने नहीं किया, मुझे पता है, जिसने कर लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया जल्दी से कर दो। 4-6 बजे डेली आपकी वीडियो देखो डल रही है। संडे भी यहाँ पर फैकल्टी ब्रेक नहीं ले रहे हैं भैया, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, अक्टूबर तक हमें सिलेबस खत्म करना है। और साथ में उसी वक्त अभी 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो और एडू कैप्टन एप्लीकेशन जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो फॉर नोट्स, स्टडी मटेरियल एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें उस पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, जल्दी जाके देख लो। मूविंग ऑन टू अनदर कंसेप्ट विच इज नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जो कि सेम ही है। वो इनकम नेशनल इनकम था, ये सिर्फ जीडीपी की बातें करेगा, तो इसको जल्दी से निपटा देते हैं। नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री ऑफ अ गिवन ईयर एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द सेम ईयर, मतलब करंट ईयर, जो अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और यही अगर रियल जीडीपी हम जीडीपी निकालें ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर, तो वो हो जाता है आपका रियल जीडीपी। वही नॉमिनल इनकम रियल इनकम वाला सीन हो गया। रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री कैन बी मोर इक्वल और लेस देन इट्स नॉमिनल जीडीपी। अब देखते हैं कि इन तीनों सिचुएशंस में क्या होता है। अगर आपकी रियल जीडीपी ज़्यादा आती है नॉमिनल जीडीपी से, विच मीन्स जो प्राइस आपके बेस ईयर में थे वो ज़्यादा थे आपके करंट ईयर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस ये सपोज करो 10 और ये बेस ईयर के हैं, ठीक है, और आपका क्वांटिटी ले लेते हैं, क्वांटिटी करंट ईयर की, ये P0 हो गया, ये Q1 हो गया और ये P1 हो गया, ये ले लेते हैं 8 और ये भी ले लेते हैं 8। तो अगर मैं नॉमिनल निकालूं तो P1 इंटू Q1 होता है, वो आ गया 64 नॉमिनल जीडीपी। और अगर मैं रियल निकालूं जीडीपी तो 10 इंटू 8 80 हो गया। तो जब रियल जीडीपी ज़्यादा है नॉमिनल से, इसका मतलब क्या है कि मेरे जो प्राइसेस बेस ईयर में है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू करंट ईयर। करंट ईयर में प्राइसेस फॉल कर गए। और यही अगर इक्वल आ जाए तो प्राइसेस सेम है, और यही अगर रियल जीडीपी कम आ जाए तो मतलब करंट ईयर में प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यू आजकल बहुत तंग कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद आता है क्या नॉमिनल जीडीपी बेटर है या रियल जीडीपी, कौन सा हमें गुड इंडिकेशन देता है। तो रियल जीडीपी को हमेशा बेटर माना गया एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी, और उसके 3 प्यारे प्यारे छोटे छोटे से रीजन है। वो क्या है जल्दी से समझते हैं। सबसे पहला जो रियल जीडीपी है वो हमें इफेक्ट बताता है इंक्रीज्ड प्रोडक्शन का, वो प्राइसेस की वजह से नहीं बताता। रियल जीडीपी हेल्प्स एन इकोनॉमी टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर। Real GDP is better for this determination because even though there is no change in the physical or actual production of goods and services, a change in price affects the value of nominal GDP. तो अगर क्वांटिटी ना भी बढ़ी हो और सिर्फ प्राइस बढ़ा हो तो नॉमिनल जीडीपी फिर भी हमारी इनकम या जीडीपी ज़्यादा दिखाता है, लेकिन रियल वाला वो नहीं दिखाता, तो वो ज़्यादा बेटर इंडिकेटर हो गया। दूसरा, बेटर पीरियोडिक कंपैरिजन। अगर हमें ईयर टू ईयर आपस में कंपेयर करना है तो बेस ईयर पे अगर निकला हो जीडीपी तो ज़्यादा बेटर कंपैरिजन हो पाएगा, और यही फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन। यही अगर हमें इंटरनेशनली भी कंपेयर करना है अपनी कंट्री को दूसरी कंट्री से, तो उसमें भी रियल जीडीपी ही बेटर साबित होता है, खरा उतरता है हमारे एकदम जितने भी बेंचमार्क्स हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला अगेन वही वाला सीन हो गया। रियल जीडीपी निकालना है नॉमिनल अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100, और प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम होता है इस पर्टिकुलर केस में जीडीपी डिफ्लेटर, क्योंकि ये जीडीपी जो डिफ्लेशन होती है उसको कम कर देता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी की वैल्यू अगर नॉमिनल में ज़्यादा आ रही है तो रियल में कंपैरेटिवली कम आएगी। तो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक्स जीडीपी। वही मतलब P1 अपॉन P0 वाला सीन है यार। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में आता ही आता है। हिस्ट्री का कोई भी पेपर उठा के देख लो, हिस्ट्री का नहीं मतलब इको का, हिस्ट्री में जाकर कोई भी पेपर उठाकर देख लो, तो वो आता है आपका जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। क्या आता है? जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या इसका मतलब ये भी है कि उस कंट्री में वेलफेयर भी बढ़ी है?
देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जीडीपी का मतलब तो हो गया प्रोडक्शन बढ़ना, प्रोडक्शन इनकम बढ़ना। तो क्या वेलफेयर भी बढ़ा है? वेलफेयर का मतलब क्या होता है? लोगों की सेंस ऑफ मेटीरियल वेलबींग, उनका रहन सहन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ। द वेलफेयर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितने उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। इट मीन्स दैट हायर जीडीपी इज गुड फॉर कंट्री एज इट इंडिकेट्स ग्रेटर वेलफेयर फॉर द पीपल। तो नॉर्मली जनरली ये इन्फर कर लिया जाता है कि जब जीडीपी की वैल्यू बढ़ी है तो कंपैरेटिवली वेलफेयर भी कंट्री में बड़ा होगा, लोगों का वेलफेयर भी बड़ा होगा। लेकिन यहां पर टॉपिक खत्म नहीं हुआ है मेरी जान। क्या जीडीपी को अभी भी हम गुड इंडिकेटर मान सकते हैं? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से जाकर चेक कर लो भैया, एडू कैप्टन के कोर्सेज लाइव हैं। देखो कौन सा कोर्स अभी अवेलेबल है। जितने भी अंडर ग्रेड की आपकी एंट्रेंस की तैयारी हम अच्छे से तसल्ली से बेस्ट फैकल्टी के साथ कराते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स होती हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होता है। नंबर आपको अलॉटेड है, स्क्रीन पे बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा। जल्दी से जाकर इंक्वायरी कर लो। और इस चीज़ की भी इंक्वायरी कर लेना भैया कि पता चले कि सर बोले, आपको लग रहा हो सर बोल जाते हैं वीडियोज़ में, ऐसा है भी नहीं। 5 days मनी बैक गारंटी। दैट मीन्स एनरोल करो, आप सब्सक्राइब करो, ठीक है जी, किसी भी पर्टिकुलर बैच में, जो भी आपकी मनचाहा बैच है, जैसी भी आपको तैयारी करनी है। 5 दिन का आपको टाइम मिलेगा। सारा मटेरियल, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है आपके लिए, मॉक्स है, सब कुछ है। जाके चेक कर लो कि भैया बोल रहे हैं तो है भी ऐसा। और नहीं यकीन तो एक और आपको प्रूफ दे देते हैं भैया। रिजल्ट्स AIR1 CUET 2022 एडू कैप्टन, IP मैट 13, 24, 37 एडू कैप्टन, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, सारे हमारे चहीते प्यारे प्यारे बच्चे थे जिन्होंने हमारी वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखा पोर्टल पे, ठीक है जी। बहुत अच्छे से डाउट्स उनके सॉल्व किए गए, बहुत अच्छे से मेंटरशिप करेगी, पॉलिश करके फिर तभी तो ऐसे रैंक्स आती हैं यार। चलिए तो आते हैं हमारे नेशनल इनकम के सबसे बड़े क्वेश्चन पे कि क्या जीडीपी जो हम पूरे चैप्टर में निकालना सीख रहे थे, क्या ये माना जा सकता है कि हायर द जीडीपी ऑलवेज मीन्स ग्रेटर द वेलफेयर ऑफ पीपल? इसका आंसर है बिग नो। ये आता है बहुत पेपर में। और इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सबसे पहला रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। क्या रीजन है सबसे पहला? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, विच मीन्स कि जरूरी नहीं है कि हमारा जीडीपी या फिर हमारे देश की इनकम बढ़ी हो तो सब में ही वो बढ़ी हो, सबकी इनकम बढ़ी हो सकता है कि अमीर हो और अमीर हो गए हो, गरीब हो और गरीब हो गए हो, वो जो इनइक्वालिटी है वो और बढ़ गया हो। समझे बात? अब जैसे मैं लॉकडाउन की बात करूं, कोरोना की बात करूं, तो जितने अमीर लोग थे इंडिया के, अंबानी, अडानी, बड़े बड़े जो ये थे, उनके बिजनेसेस ग्रो करें क्योंकि उनके पास और सोर्सेज ऑफ इनकम है, उनके पैसा लगा, इन्वेस्ट कर दिया, कुछ हो गया एक्सेट्रा। लेकिन गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने अपनी जॉब जो है वो खोई है, तो उनका और नुकसान, उनकी इनकम और डिक्रीज हुई। तो कंट्री की जीडीपी इवन दो बेटर दिखाई होगी, उतनी गंदी नहीं दिखाई जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी कि भैया ये तो पूरी सार सब कुछ बंद पड़ा हुआ तो बहुत ही जीरो, मतलब बहुत ही गिर जाएगी जीडीपी, उतनी नहीं दिखाई। तो क्या इसका मतलब ये माने कि इतना ज़्यादा वेलफेयर नहीं गिरा? नहीं, बहुत गिरा था। क्यों? Sometimes a higher GDP results in rise in inequalities in the income distribution amongst people. Inequality in income distribution refers to rise in the gap between rich and poor. GDP does not consider the change in the distribution. वो GDP तो बस टोटल देख रहा है, उसे नहीं फर्क पड़ता कि भैया अंबानी की बढ़ी है तो उसकी कम हुई है, वो तो ओवरऑल देख रहा है। अगर ओवरऑल आंसर ज़्यादा आ गया तो वो कहेगा कि भाई देख लो भैया जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन हमें तो इंटरनली दिख गया ना कि वेलफेयर कम हुई है कई लोगों की, ठीक है। अगला आता है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस। कहीं ऐसी एक्टिविटी होती है जिनको हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज बोलते हैं, जो मार्केट में उतरती नहीं है, तो उनकी वैल्यूएशन कभी करी ही नहीं जाती जीडीपी में, इवन दो वो काफ़ी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आप किचन गार्डनिंग करते हो, तो एक फार्मर जब गार्डनिंग करता है, वो क्रॉप्स उगाता है तो वो बेचता है, तो पैसा वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन यही अगर हम घर पे कर रहे हैं, कहीं आपके जैसे बच्चे होंगे, उनके प्यारे प्यारे लॉन्स होंगे, उनको बड़ा शौक होता है कि यार टमाटर ग्रो करेंगे, ये ग्रो करेंगे, तो वो अपने फन के लिए कर रहे हैं, वो मार्केट में बेच नहीं रहे, तो क्या उसकी वैल्यू जीडीपी में इंक्लूड हो रही है? नहीं, लेकिन वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो है। ऐसे ही हाउसवाइफ की जो सर्विसेज है, जैसे अगर आपकी मदर आपके लिए घर पे खाना बनाती है,
तो वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, क्योंकि वही अगर हम एक रेस्टोरेंट में करें तो उसका पैसा मिलता है, इनकम मिलती है, तो फिर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। लेकिन यही चीज़ घर पे हो रही है, प्रोडक्टिव है, लेकिन वो काउंट नहीं हो पा रही, क्योंकि हम उसकी मेजरमेंट ही नहीं कर सकते ना मॉनिटरी टर्म्स। लेकिन वो इकोनॉमिक वेलफेयर को अफेक्ट करती हैं। अगर हम किचन गार्डनिंग करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं हम देखते हैं ओ भाई टमाटर बड़े हो गए, लाल हो गए, तो हमारी वेलफेयर इंप्रूव हुई, बिल्कुल हुई। अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा। और हम मम्मी हमारी घर पे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है, हमें खा के अच्छा लगता है, बिल्कुल। ये सारी प्रोडक्टिव सर्विसेज क्या जीडीपी में इंक्लूड हो रही है? नहीं, उनकी मेजरमेंट नहीं हो सकती। तो दीज एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा अवेलेबल। तो इससे जीडीपी बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा, लेकिन वेलफेयर तो बढ़ा। तो अगेन हमने देखा देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। अगला आता है चेंज इन प्राइसेस। ये अभी देख कर आ ही रहे हैं हम कि कई बार जीडीपी इस वजह से ही बढ़ता है कि सिर्फ प्राइसेस बढ़े हैं उस ईयर में और क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। तो टेक्निकली प्रोडक्शन कम हुई और प्राइसेस बढ़े हों तो जीडीपी ज़्यादा शो करेगा, लेकिन जब क्वांटिटी कम हुई है, प्रोडक्शन कम हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कई लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए होंगे जब प्रोडक्शन कम हुई, तो जीडीपी कम हुआ लोगों का। एक्सटर्नैलिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नैलिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नैलिटीज ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को या वेलफेयर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, लेकिन उसका कुछ मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता जिस वजह से वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, या फिर मॉनेटरी एक्सचेंज होता है लेकिन वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती, मतलब वेलफेयर को अफेक्ट नहीं करती। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नैलिटीज मीन एनी बेनिफिट और एनी हार्म ऑफ एन एक्टिविटी दैट इज कॉज्ड बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर नॉट पेड और पीनलाइज्ड। दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, वेलफेयर को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव की अगर मैं सिंपल सी बात करूं, वो बेनिफिट कैसे प्रोवाइड करें, जैसे अब पब्लिक पार्क्स आप देखोगे ज़्यादातर, मैं आई रिसाइड इन दिल्ली, तो मुझे पता है कि दिल्ली के पार्क्स में ना वो जिम लग चुके हैं पार्क्स के अंदर। तो भाई शाम को चले जाओ, कभी सुबह चले जाओ, वो आंटी अंकल ना ऐसे 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 वो ऐसे ऐसे साइकिलें चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे बैठ के उस पर झूले झूल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, मज़ा आता है देखने में फुल, ठीक है जी। लेकिन क्या उसका वो पैसा पे कर रहे हैं? भैया हम लोग, आप लोग, हम जिम जा रहे हैं, कोई 2000 पर मंथ दे रहा है, कोई 5000 पर मंथ दे रहा है, हम लोग जिम जा रहे हैं, उसके पैसा दे रहे हैं, वो जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है और वो वेलफेयर को भी इफेक्ट कर रहा है, हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है। लेकिन ये जो फ्री में उन्हें पार्क मिले, क्या वो जिम का पैसा दे रहे हैं? अब आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्क तो इंक्लूड होता है ना जीडीपी में, बिल्कुल इंक्लूड होता है एक्सपेंडिचर मेथड से, हमने पढ़ा है ये चीज। लेकिन जिम तो यार ओवर द ईयर्स यूज होगा। अब वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू जो है वो एक ईयर में इंक्लूड है। अब जो नेक्स्ट ईयर में जब लोगों ने वो जिम यूज किया तो उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का हुआ, लेकिन क्या उसके बदले पैसा दिया जा रहा है? कोई नहीं ना। तो ये भी अब देखो जीडीपी में इंक्लूड होनी चाहिए थी वैल्यू, लेकिन नहीं हुई, लेकिन वेलफेयर को इंप्रूव कर रही है, तो अगेन देयर इज नो कनेक्शन। ऐसे ही अगर मैं देखूं, नेगेटिव भी एक प्रोवाइड होता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की जैसे मैं बात करूं, जितना भी पॉल्यूशन निकलता है ये इंडस्ट्रीज से, ये जो प्रोडक्शन करते हैं, पानी में अपना वो वेस्ट छोड़ देते हैं, गैसेस निकलते हैं, हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमारी वेलफेयर डिटेरियोरेट हो रही है उससे। लेकिन क्या उनसे उस चीज़ का पैसा लिया जा रहा है? क्या कोई पनिशमेंट दी जा रही है? क्या उन पर कोई पेनल्टी लगाई जा रही है ताकि हम जीडीपी में इंक्लूड कर सकें उसको? नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं हम कुछ ऐसा। तो अगेन वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका कोई मॉनेटरी एक्सचेंज, कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा, तो जीडीपी और वेलफेयर में अगेन कोई कनेक्शन नहीं। तो ये हो गया नेगेटिव आपका। ऐसे जब हाईवेज बनाए जाते हैं तो वो हाईवेज ओवर द ईयर्स यूज होते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, जो टाइम है माल पहुंचने का वो कम लगता है, तो जिससे और प्रोडक्शन होती है, तो जीडीपी इंप्रूव होता है। लेकिन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, क्या उसका पैसा दे रहा है कोई हाईवे का यूज करने का? नहीं ना, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अगेन हमने देखा देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर। एंड द लास्ट इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कई बारी हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है वो बढ़ रहा होता है, लेकिन साथ में ही हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वो भी बढ़ रहा होता है, और इसका रेट ज़्यादा होता है इससे। जैसे सपोज करो एक इकॉनमी में एक ईयर में 100 बंदे थे टोटल बस, ठीक है जी। कितने बंदे थे? 100। और टोटल गुड्स भी कितने बने? यहाँ पर लिख देते हैं हम
गुड्स, यहां पर गुड्स लिख देते हैं। गुड्स भी कितने बने? 100। तो पर हेड कितना आया? गुड 1। अब अगले साल गुड्स सपोज करो, अगले साल गुड्स हो गए आपके 110, तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी इंप्रूव हुआ, अच्छी बात है। लेकिन पीपल हो गए 120, तो ये पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो गई कि नहीं होगी, मुझे ये बताओ। तो जब आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा आपकी जीडीपी के ग्रोथ रेट्स, तो ऑब्वियस सी बात है वेलफेयर डिक्रीज होगा पर पर्सन देखें, लेकिन जीडीपी तो इंक्रीज दिखा रहा है यहाँ पर। तो चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी ऑफ अ इकोनॉमी। If the country's rate of population growth is higher than the rate of GDP growth, then it will have an adverse impact on the economic welfare of the economy. क्योंकि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाता है। तो हमने अपनी एक्सप्लेनेशन में देखा कि भैया जीडीपी इज नॉट ऑलवेज अ परफेक्ट इंडेक्स फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि बड़े सारे उसके रीजन होते हैं। तो इसीलिए कहीं इकोनॉमिस्ट मानते हैं हमें जीडीपी से अच्छा है ग्रीन जीएनपी निकालना चाहिए। What do you mean by green GMP? It measures the national income or output adjusted of an economy for depletion of natural resources and degradation. तो जीडीपी कितना हुआ, प्रोडक्शन कितनी हुई, उसमें से हम माइनस कर देते हैं उस प्रोडक्शन ने कितना हार्म हमारे इन्वायरमेंट को मचाया या कितने रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हुए या डिप्लीट हुए। तो अ लार्जर नंबर ऑफ ग्रीन जीएमपी इंडिकेट्स ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी। तो अगर हमारा ग्रीन जीएनपी ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल है, जो आप अपने इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर में भी देखोगे सस्टेनेबल। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी और बहुत तसल्ली से मैंने बताया। और ये जो टॉपिक्स थे ना रियल नॉमिनल वाले और ये जीडीपी एज अ इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अगर मजा आया तो यार प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में एक हार्ट जरूर छोड़ जाना यार, मतलब हार्ट देखता हूँ ना तो मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।